गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ और प्रकृति। इसमें जो हमारा ये 6 सेम है, इसका ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे जब विश्व युद्ध होते थे ना, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45। तो 1914 से पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था। इसको बनाने के लिए जैसे यूएनओ है, इसको बनाने के लिए अनेक चरण तो होते रहे, सम्मेलन होते रहे, लेकिन पूरी तरह ये कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन इससे पहले क्या था? 1920 में एक राष्ट्र संघ बना था। अब तो है देखो संयुक्त राष्ट्र संघ, और जब क्या था? खाली राष्ट्र संघ। भी विश्व में पहला विश्व युद्ध हुआ, इतना जान माल का नुकसान हुआ, तो विश्व के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने मतलब एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, सोच शुरू की भी जो विश्व में शांति स्थापित कर सके, युद्धों को रोक सके, आपसी भाईचारा बंधुत्व बढ़ा सके, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया जा सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1920 में जो हमारा सबसे पहले बनाया गया था वो राष्ट्र संघ बनाया गया था। तो ये इसमें हम 6 सेम में इसी के बारे में राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ दो ही संगठनों के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या कहा है कि राज्य आज भी मुख्य राजनीतिक इकाई है जिसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। राजनीतिक इकाई तुम समझते हैं ना, जैसे सरकार बनाई, सरकार ने लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जन कल्याण के कार्य कर दिए। आधुनिक युग में लोगों में दूसरे राज्यों के लोगों को समझने और उनके साथ सहयोग करने की इच्छा का विकास हो रहा है। भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाने आने का, एक दूसरे का सहयोग लेने की इच्छा होने लगी ना। भी हम उस देश में जाएंगे, उस देश में पढ़ाएंगे, वहाँ बिजनेस कराएंगे, दूसरे देश के यहाँ आएंगे, इस तरह। वैज्ञानिक उन्नति ने लोगों को एक दूसरे के समीप ला दिया है। कोई भी राज्य कितना भी विकसित क्यों ना हो, आत्मनिर्भर नहीं है। देखो अमेरिका जैसे, जापान, जर्मनी जैसे देश विकसित देश हैं, लेकिन अपने आप में अपनी सारी आवश्यकताओं को वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। आत्मनिर्भर नहीं हैं वो, विकसित तो हैं लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है। उन्होंने भी किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे देश पे डिपेंड रहना पड़ता है। कहीं कुछ दे रहे हैं, कहीं कुछ ले रहे हैं वो भी। अतः जिस प्रकार व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य अकेला नहीं रह सकता। छोटे छोटे निर्बल राज्यों की कार्यविधियों का प्रभाव दूसरे राज्यों पर पड़ता है। राज्य अपने अस्तित्व और विकास के लिए परस्पर निर्भर हैं, इसलिए वे एक दूसरे से निरंतर संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए भी विवश है। कोई आर्थिक संगठन है, कोई सैनिक संगठन है, भी सैनिक सहायता के लिए एक दूसरे का नज़दीक आ रहे हैं, कोई पैसे के लिए नज़दीक आ रहा है ना। तो इस प्रकार ये संगठन जो बने हुए हैं ये सब परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे से सहयोग लेना और देना इनका मेन उद्देश्य है। क्योंकि राज्य प्रभुसत्ता संपन्न है और वे अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने चाहते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी सत्ता सौंपना संभव नहीं है जिसके द्वारा संगठन उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर सके। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन दो परस्पर शक्तियों, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्य आश्रय के बीच समझौता करने का प्रयास है। एक तो अपनी प्रभुसत्ता भी बचाए रखना है, और हम एक दूसरे के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आश्रित भी हैं। दोनों के बीच संबंध बिठाना है ना, दोनों के बीच सहयोग बिठाना है, समन्वय बिठाना है। भी कैसे हमारी प्रभुसत्ता बनी रहे, कैसे हम स्वतंत्र बने रहे, और कैसे हम स्वतंत्र रहते रहते दूसरे देशों की लोगों के साथ अपना व्यवहार कर सके, भी उनके साथ कहीं कुछ लेना है देना है, ऐसा व्यापार कर सके, समझौता कर सके। अन्योन्य आश्रित का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, है ना। चार्ल्स पी सलीचर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व इसलिए क्योंकि हम एक अन्योन्य आश्रित विश्व में रहते हैं, जिसे मनुष्य को कुछ एक आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक संभव नहीं जब तक उसके जीवन में कुछ निश्चित पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर संगठित न किया जाए। भी सारी आवश्यकताएं हमारे अपने देश में पूरी नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जब बनेंगे, जब एक आदि जैसे आतंकवाद की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्याएं हैं, है ना, कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्याएं हैं। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब तक संगठन नहीं बनेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, सभी देश में नहीं सोचेंगे इनके बारे में, तब तक ये सफल नहीं होंगे, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो कुछ एक ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको दूर करने के लिए इकट्ठा होना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संगठित होना जरूरी है। मनुष्य की आवश्यकताएं शांति और समृद्धि है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह शांति और सहयोग चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रगति क्रम के पीछे दो मुख्य लक्ष्य, युद्ध पर प्रतिबंध और मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाएंगे? एक तो युद्ध पर प्रतिबंध होगा, एक मनुष्य का सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर सुधार होगा।
धनवान राष्ट्र बिल्कुल स्वाभाविक रूप से शांति और सुरक्षा पर जोर देते हैं, जबकि निर्धन राष्ट्र अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक सुख की अभिवृद्धि पर भी बल देते हैं। भी शांति शांति नहीं, हमें तो लोगों का हमारा आर्थिक कल्याण और सामाजिक कल्याण भी चाहिए, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी करनी है हमें। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या अर्थ है? साधारण शब्दों में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्वतंत्र और प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के का एक औपचारिक समूह होता है। कौन से राज्य होंगे इसमें? स्वतंत्र होंगे और जो प्रभुसत्ता संपन्न होंगे उनका एक समूह है ना, फॉर्मल सा, औपचारिक समझते हो ना, जिसमें कानून लिखित वगैरह होंगे सारे, जिसका निर्माण कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य पूरा हुआ तो कई संगठन खत्म भी हो जाते हैं, कई जो स्थायी संगठन है वो ऐसे खत्म नहीं होते कि कोई लक्ष्य पूरा हो गया और वो खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप, आकार, लक्ष्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जन्म इस भावना के फलस्वरूप होता है कि मनुष्य को एक होना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के समय राज्य अपनी प्रभुसत्ता पर आंच नहीं आने देते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय अधिराष्ट्रीय राज्य से भिन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है, इसमें से आपको ये कर लेना। इसकी मेन प्रकृति और विशेषताएं क्या, जो हमारा आज का मेन प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ और प्रकृति, ये यहाँ से है कि प्राय सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मूल ढांचे और कार्यविधि में कुछ बातें समान रूप से पाई जाती हैं। भी कोई भी संगठन बनाएंगे तो कुछ एक बातें तो जो है भी, जैसे सदस्यों का होना जरूरी है ना, बाध्यकारी शक्तियों का अभाव होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई फार्मूला सौंप देंगे। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य होने चाहिए उसमें, है ना, एक निश्चित जनसंख्या क्षेत्र होना चाहिए। तो ये कुछ एक ऐसी प्रकृति है या विशेषताएं हैं जो सभी संगठनों की बराबर होती हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सी विशेषता हमारी? संपूर्ण राज्य सदस्य के रूप में, संप्रभु राज्य सदस्य के रूप में का मतलब है कि वो आज़ाद देश होना चाहिए, है ना। संप्रभु देश कौन होता है? जो अपनी नीतियाँ नियम कानून बनाने में किसी बाहरी देश के दबाव में ना हो, किसी दूसरे देश के दबाव में ना हो, संप्रभु हो। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने के लिए ऐसा देश चाहिए जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार ना हो। जैसे हम 15 अगस्त 1947 को प्रभुसत्ता संपन्न बने हैं ना, उससे पहले तो हम प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे, अंग्रेजों के अधीन कानूनों के अनुसार चल रहे थे हम। फिर हमने अपने नियम कानून बनाने शुरू कर दिए 26 जनवरी 1950 के बाद। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, उसी दिन हम वास्तविक अर्थों में प्रभुसत्ता संपन्न बने थे। दूसरा, फिर सदस्यों की समानता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मुख्य दूसरी विशेषता क्या है कि सभी राज्य समान होने चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका ज़्यादा डोनेशन दे रहा है, पैसा दे रहा है, फंड को पैसा भी तो देना पड़ता है ना सभी देशों को, उनकी मतलब आवश्यकता अपनी हैसियत के अनुसार देते हैं। चीन ज़्यादा दे रहा है या अमेरिका ज़्यादा दे रहा है या ब्रिटेन फ्रांस ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, नहीं। दूसरा क्या होता है कि सभी बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें 193 देश हैं, 193 के देशों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन ये अपवाद है क्योंकि सुरक्षा परिषद में केवल 5 सदस्य स्थायी हैं और 5 सदस्यों को ही वीटो पावर का अधिकार है ना। लेकिन जब महासभा में कोई बैठक होती है, इसका एक अंग है महासभा, सबसे पहला पूरा क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर हम, तो उसमें सभी देश जो है अगर मतदान होता है तो सभी देशों को एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो दूसरी इसकी विशेषता क्या है भी, सदस्यों को सम्मान होना चाहिए। दूसरा, बाध्यकारी शक्ति का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास जो अभाव है वो वैधानिक और कार्यकारिणी शक्ति का अभाव होता है। वैधानिक का मतलब कि अगर हम इस संगठन की बात नहीं मानेंगे तो किसी न्यायालय में हमें ले जाया जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यविधियों का वर्णन चार्टर में स्पष्ट तौर पर किया जाता है। जैसे अपने देश का संविधान है उसी प्रकार उस देश का चार्टर है। आप तो संविधान बोल रहा है और इसका राष्ट्र संघ का चार्टर बोला जाता है। वर्णित क्षेत्राधिकार के अंतर भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सदस्य राज्यों को अपने निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। हालांकि ये कानूनों के अनुसार बंधी हुई है, इसका क्षेत्राधिकार है कुछ, फिर भी कोई भी कानून मानने के लिए, कोई भी निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो बाध्यकारी शक्ति का अभाव इसमें किया जा सकता है। वो सदस्य सरकारों को केवल सिफारिश कर सकती है, न कि आदेश दे सकती है। भी जैसे यूएनओ चीन से कही मान जाओ हमारी बात, भारत से कही भी हमारी बात मान लो, आप जो हम नियम आदेश कानून बना रहे हैं उनको फॉलो करो। फॉलो करने के लिए जबरदस्ती बाध्यकारी शक्ति आदेश नहीं दिया जा सकता, केवल उनको जो है सिफारिश की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप अंतर्राष्ट्रीय नियम के चार्टर के नियमों को फॉलो करो और उनको मानो, उन नियमों के अनुसार अपने देश की अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यवहार करो। ये था। फिर अंतः सहकारी सहयोग। अंतः सहकारी सहयोग एक विशेषता यह है
किस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उत्साहित करते हैं। भाई एक दूसरे का सहयोग तो करना पड़ेगा ना, फिर जिसको जिस देश की ज़रूरत है उसको हमें हेल्प देनी पड़ेगी। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्य उद्देश्य सहयोग उत्पन्न करना होता है। राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि राष्ट्र के कार्यों में समन्वय करने के लिए केंद्र बिंदु होगा, कोई तो सेंटर होगा ना जो उसके सारे कामों को देखेगा। अब सबको बराबर पावर दे दी जाए तो वो उसका भरोसा, वो उसका भरोसा। कोई तो क्लास को जैसे मॉनिटर मेंटेन करता है ना, वरना तो सारे मॉनिटर हो जाएंगे, कोई भी मेंटेन नहीं करेगा। तो ऐसे ही कोई केंद्र बिंदु होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्थापित करेगा, समन्वय करेगा। इन सामान्य लक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना, कौन कौन से काम सहयोग करने हैं, राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादि समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना आदि सम्मिलित है। सामान्य हितों की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सबके बराबर हित होते हैं, सामान्य से हित, है ना। वैसे तो हमारे पर्सनल हित देखो, अपने राष्ट्रीय हित तो अलग अलग हैं इन सबके। हमारे देश को किसी चीज़ की ज़रूरत, अमेरिका को किसी और की है, चीन को किसी को, रूस को किसी और चीज़ की है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है वो सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनता है, भी जिसके सारे की वह समस्याएं हों। अब जैसे आतंकवाद की समस्याएं हैं, सभी की हैं। विश्व युद्ध हुए हैं दो, सभी की समस्याएं थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना सभी की समस्या है ना ये। तो राष्ट्रीय हित किसका है, सभी का बराबर है। सामान्य हितों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। उदाहरण स्वरूप विश्व शांति, सुरक्षा, सांस्कृतिक एकता, सुव्यवस्था, संचार व्यवस्था में प्रगति इत्यादि। ये सारे क्या है, ये सभी देशों को सामान्य हित है। सभी देशों को जरूरत होती है ना इनकी, किसी का भी काम नहीं चलेगा इनके बगैर। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप, आकार, उद्देश्यों में भिन्नता देखने को मिलती है। भी किसी में कितने देश हैं, किसी में किसाई रूप है, किसी में किसाई रूप है, ये तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे नाटो में कितने देश हैं, सेंटो में कितने हैं, यूनेस्को में कितने हैं, है ना। तो यूएनओ में कितने हैं, गुटनिरपेक्ष में कितने हैं, WTO में कितने हैं, WHO में कितने हैं। तो इस प्रकार इनके रूप, आकार, सदस्य तो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनके जन्म में के मूल में उनका जन्म क्यों होगा, इसी भावना, यही भावना काम करती है कि मानव सभी प्रकार के संघर्षों से दूर होकर एक बने रहे, वे एक दूसरे से लड़ाई ना करें और एक दूसरे के सामान्य हितों को पूरा करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी अभिकरण तथा प्रक्रियाओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालित करता है। कुछ न कुछ तो इसके अंग बनाने पड़ेंगे ना। जैसे यूएनओ के 6 अंग हैं, एक एक अंग को एक काम दिया गया। जैसे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी मंत्री बनाए हैं ना, सभी मंत्रियों को उनके विभाग दिए हैं ना। अभिकरण है वो भी एक किस्म के, भी शिक्षा का काम कौन देखेगा, वित्त का काम कौन देखेगा, खेलों का काम कौन देखेगा, स्वास्थ्य का काम कौन देखेगा, कृषि का कौन देखेगा, सड़क परिवहन का कौन देखेगा, रेलवे का कौन देखेगा, है ना, शिक्षा का कौन देखेगा। तो इस प्रकार कुछ निश्चित अभिकरण और प्रक्रिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने स्थायी अभिकरणों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करते हैं। अतः उसे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्राधिकार उसके सदस्यों के राज्यों के द्वारा सौंपे जाते हैं। फिर राष्ट्र हितों की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रत्येक सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र हितों की वृद्धि के लिए अपनी नीति और योजनाओं का समर्थन करता है। आप उन्हीं नीतियों का समर्थन करेंगे, उन्हीं योजनाओं का समर्थन करेंगे जो अपने राष्ट्र हित में होंगी। जो अपने राष्ट्र हित के खिलाफ होगी, आप उनका समर्थन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो देश होते हैं, प्रभुसत्ता संपन्न देश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उन्हीं नीतियों और योजनाओं का समर्थन करते हैं जो उनके राष्ट्र हितों की वृद्धि करते हैं। प्रभुसत्ता संपन्न और स्वतंत्र राज्य अपने राष्ट्र हितों की वृद्धि के लिए अपनी अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं ना। विदेश नीति सफल कब होगी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र हितों को पूरा करेगी, है ना। वे उन नीतियों का समर्थन करने के लिए अनेक प्रकार के संगठनों को स्थापित करते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत जैसे सामान्य उद्देश्य वाले राज्यों के साथ असंलग्नता के समर्थ में निर्गुट राज्यों का एक संगठन बनाया, जो गुटनिरपेक्ष बोले है ना। भाई हम किसी के साथ भी संलग्न नहीं है ना, तो आप पूर्वी गुट के साथ ना पश्चिमी गुट। 2 महाशक्तियाँ बनी थी ना 1945 में। 2 महाशक्तियों में संसार बट गया था, एक पूर्वी गुट था, एक पश्चिमी गुट था, एक सोवियत संघ था, एक अमेरिका था। तो वहाँ भारत ने क्या किया, जब ये आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसने दोनों गुटों से दूरी बना ली और दोनों गुटों से दूरी बनाकर गुट निरपेक्ष का मतलब होता कोई सभी गुट में नहीं शामिल हुआ और तीसरी दुनिया के देश नाम से एक अपना अलग गुट निरपेक्ष जो है संगठन खड़ा कर लिया था। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कुछ मूल विशेषताएं हैं जो यद्यपि सार्वभौम नहीं, तथापि वे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आधार अवश्य है।
भी इनके बगैर तो बने नहीं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये नहीं कि सारी यही चीज़ है ज़रूरी, और भी बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये तो उसका बेस है ना। किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बढ़ाने के लिए सदस्यों का होना भी जरूरी है, प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों का होना भी जरूरी है, बाध्यकारी शक्तियों का अभाव भी होना चाहिए उसमें, है ना। अंतर सहकारी सहयोग भी होना चाहिए, है, और सामान्य हित भी होने चाहिए, और राष्ट्रीय हितों में भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना। और निश्चित नीति और प्रक्रियाओं को भी उनको मतलब उसमें फॉलो करनी चाहिए। ये इसकी 6-7, ठीक है।